बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सरल भारत के 3T प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है, सरल भारत थिंक टैंक टॉक प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें हम देश भर के सभी बुद्धिजीवियों से अप्रोच करते हैं। विशेषतः हमारे साथ सभी सिविल सर्वेंट्स होते हैं। उनसे हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, और उन्होंने जो उपलब्धि पाई है उसमें क्या संघर्ष रहा, ये सारी कहानियां हम आपके सामने ला रहे हैं। आज सरल भारत का एक और सौभाग्यशाली दिन है, जिसमें हमारे साथ मध्य प्रदेश कैडर के आईजी, इंदौर के आईजी श्री आदरणीय हरि नारायण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। वो हम छात्रों को और हम बाकी के जितने दर्शक हैं उन सभी को उद्बोधन देंगे। इसी के साथ, चूंकि सर ने आज हमें कम समय दिया है, किसी अगले दिन और ज्यादा समय देंगे, इसलिए यह सेशन थोड़ा छोटा रहेगा। तो मैं समय को खर्च ना करते हुए सीधा प्रश्न करना चाहूंगा सर से। सर, ये बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं अपने ऑडियंस की ओर से सवाल करता हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो मूलतः सिवान एक जगह है बिहार में। ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे मेरी पढ़ाई। उसके बाद की पढ़ाई सिवान से बाद में डीएवी कॉलेज और बाद में फिर बीएचयू आ गया। कुछ दिनों के लिए एमफिल में मैं जेएनयू भी रहा, लेकिन पहले कोर्स कंप्लीट करता था, मेरा कहीं प्लान था प्रांतीय सिविल सेवा में। तो फिर मैंने आगे फिर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पूरी तैयारी के दौरान कहीं भी रहे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहे, चाहे कस्बे में रहे, चाहे सुदूर जगह पे रहे, आवश्यक ये है कि आपके पास लक्ष्य के प्रति आपके मन में जो लक्ष्य आपने ठाना है वो आपके मन में हमेशा बने रहना चाहिए। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो कार्य चाहे अध्ययन का हो, चाहे आप चर्चा कर रहे हो, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग ध्यान होना चाहिए कि उस लक्ष्य के आसपास केंद्रित। हमारी जो अभिरुचियां हैं, उसके अभिरुचियां भी इस तरह से करें जो हमको कहीं इंडिच करें, समृद्ध करें, लक्ष्य की प्राप्ति में हमें मदद करें। इन चीजों को ध्यान रखते हम आगे बढ़ें। अगर हम पूरी तरीके से केंद्रित होकर के लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो कोई चीज। सर, सबसे पहले आपके मन में सिविल सेवाओं की ओर जाने के लिए कब विचार आया था, और क्या वो घटना रही थी, क्या वो विचार रहा था जिससे आप सिविल सेवाओं की ओर प्रेरित हुए, सिविल सेवाओं में आने के लिए? यूं तो हर युवक जब प्रतियोगी परीक्षाओं की सोचता है उसके बारे में, जब एक प्लान करता है तो उसके दिमाग में सबसे ऊपर जो शीर्षस्थ प्रतियोगी परीक्षा है सिविल सर्विसेज का नाम खुद ब खुद आता है। लेकिन गंभीरता से मैंने इसके बारे में ग्रेजुएशन से सोचना शुरू किया। जब मैं बीएचयू में था तो वहाँ पे चूंकि आप बड़े जगहों पे जब जाते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक बड़ा फायदा है कि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और उन सभी लोगों की अलग अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि होती है। आप उन लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों से जब आप बातें करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप तैयारी के किस स्टेज में हैं। आप क्योंकि परीक्षा जो है वो निरपेक्ष नहीं है, परीक्षा हमेशा सापेक्ष है। चयन जो है हमेशा एक दूसरे के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। तो आपको इस समर में कूदने से पहले ये अंदाजा जरूर होना चाहिए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और आप किस जगह पर खड़े हैं। तो इंस्टीट्यूट्स में आपको अपने को मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। और मैंने जब परीक्षा शुरू की तो मुझे लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूट होने के कारण हो सकता है प्रतिस्पर्धा के माहौल में कमी ज़्यादा अलग अलग संस्थाओं में हो सकता है, लेकिन अंदर से जो हमारी इच्छा शक्ति है वो कमी नहीं होनी चाहिए। वो कहीं भी रहे, वो उतनी ही गहन होनी चाहिए, और तभी हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। सर, मैंने सुना है कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, आपने तैयारी बिना कोचिंग के कैसे की? और आज की युवा बिना कोचिंग के सोच भी नहीं पाता है। सर, क्या वो समय रहा? तैयारी के लिए कोचिंग बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं का एक देखें तो हमारे पास पूरा सिलेबस है, और दूसरी तरफ हमारे पास पूरा क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए पिछले सालों का। तो हम उससे तय कर सकते हैं कि सिलेबस में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है,
और निश्चित तौर पे जब जिस विषय को हम लेते हैं उस विषय में हमारी गहन रुचि होती है, उस विषय में बहुत सारी चीज़ों का हमें पता होता है। अन्यथा अगर इतना नहीं पता है तो सफलता की संभावना यूँ ही क्षीण हो जाती है। तो जब हमें विषय के बारे में पता है, विषय हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो हमें जानकारी है उस विषय के बारे में, और हमारे पास प्रश्न पत्र हैं, तो मुझे लगा कि शायद हम खुद बैठ के देखें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कई बार आपका समय बहुत चीज़ों में ज़ाया होता है, कोचिंग में बहुत सारा चीज़ें, तो इस कोचिंग से बस एक फ़ायदा होता है कि आपको जो कॉम्पिटिशन का जो माहौल होता है, जो प्रतिस्पर्धा का जो कई लड़कों की तैयारी का जो स्तर होता है, उससे आप अवगत होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर व्यक्तिगत तौर पे आपके पास पुस्तकें सारी उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, आज ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं का ज़माना है और इसमें आप सारी चीज़ें घर बैठे हासिल जब कर सकते हैं, उन तक आपकी रीच है। अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी को आप घर बैठ के मेंबर बन के पढ़ सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आप गहनता से गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बीच-बीच में आप कंसल्ट कर लें अपने मित्रों से, सीनियर से, आपके जो जानने वाले हैं, जो सफल प्रतिभागी हैं। आप चीज़ों को उस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अपरिहार्य नहीं है कि आप बिना कोचिंग के सफल नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हुए हैं, खुद मैंने भी 2-2 बार सिविल सर्विसेज निकाली है। कभी पीटी और मेंस के लिए कभी मैंने किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में कहीं किसी तरह के कोचिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना मुझे कभी इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो विद्यार्थी जीवन में आपको सबसे कठिन दौर क्या रहा? क्या संघर्ष था? आपको क्या लगा कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ? आपका विद्यार्थी जीवन का सबसे कठिन क्षण हम लोगों से साझा कीजिए। कई बार ऐसा समय होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं तो कई बार शुरू में जब आप तक सफल नहीं होते हैं, आपको इस तरह की परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ लगती हैं। मुझे याद है कि जब शुरुआती दौर में पहली परीक्षा जब मैंने बैठा था, पहली परीक्षा जब थी मेरी ज़िंदगी की, जब 21 साल का था मैं, तो मैं यूपी सिविल सर्विसेज में बैठा और उस दौरान एग्ज़ाम के शुरुआती दौर में ही पहले ही दिन मुझे जॉन्डिस हो गया। मुझे पीलिया हुआ तो परीक्षा देना बड़ा मुश्किल होता है। जब आपका जॉन्डिस से हो, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा-सा आप बेड रेस्ट करिए। लेकिन चूँकि आप कई वर्षों से आपके मन में रहता है और पहली परीक्षा यूँ छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता है, तो मैंने अपनी जिद में परीक्षा देना जारी रखा। और 4-5 दिनों तक बल्कि जिद के बल पे जब परीक्षा देते हैं तो आपका सेंटर भी दूसरे शहर में था। मैं बीएचयू में पढ़ता था, इलाहाबाद में सेंटर था। तो थोड़ा-सा आपको दिक्कतें होती हैं उसमें, खाने-पीने की और बाकी चीज़ों की भी देखभाल आप नहीं कर पाते। लेकिन मैंने कहा कि एग्ज़ाम देके ही जाऊँगा, क्योंकि एक आप जब तैयारी करते हैं तो आपका एक उत्साह होता है और शायद वो उत्साह उस बीमारी पर भारी था। अल्टीमेटली जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने जब अपना चेक किया तो मेरा काफ़ी बिलीरुबिन बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा घातक स्तर तक। तब मुझे एहसास हुआ कि स्वास्थ्य की भी देखभाल बड़ी ज़रूरी है। हम लोग कई बार स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन खैर मैंने जाकर फिर रेस्ट किया, फिर मैं ठीक हो गया और उस साल काफ़ी जल्दी जब हुआ उसमें रिजल्ट भी आए थे, काफ़ी 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ गया था। तो हालाँकि मैं पहले प्रयास में ही मेरा चयन हो गया था 21 साल में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में। हालाँकि उसमें सीटें बहुत कम थीं, यानी कि उस समय 250 से कम सीटें हुआ करती थी। जो 98, 99 के जो बैचेज थे काफ़ी छोटे थे यूपी सिविल सर्विसेज के। तो लेकिन ये लगा कि आप अगर ठीक से किसी चीज़ को जुझारूपन से अगर जुड़ते हैं, देखते हैं और ठान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कोई बीमारी, कोई परेशानी, छोटी-मोटी चीज़ें भी उसके आगे पीछे हट जाती हैं और अंततः आप सफल होते हैं। सर, आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिली और आपने बताया कि आपने 2-2 बार सिविल सर्विसेज से क्लियर की हैं। सर, ये बताइए हम छात्रों को और जो दर्शकों को कि आपका तैयारी का समय था और फिर जो ट्रेनिंग का समय था, ट्रेनिंग के समय में आपने क्या ऐसी सीखें ली जो आप शेयर करना चाह रहे हो हम लोगों से? ट्रेनिंग के समय आपको क्या अलग अनुभव हुए? देखिए, ट्रेनिंग के दौरान आप अच्छा से तभी पढ़ सकते हैं जब आपने पहले विषय को पढ़ रखा है। अगर हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेनिंग में आप बिल्कुल नया विषय लेकर नए सिरे से पढ़ें, शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप उसमें समय बहुत बढ़ जाता है, आपका अधिकांश समय जिस ट्रेनिंग में होते हैं, जिस जॉब में होते हैं, वो भी आपकी ज़िम्मेदारियों का एक हिस्सा होता है। इसलिए अगर अगर आपने पहले से उसकी तैयारी अच्छी कर रखी है और मामला सिर्फ रिवीजन तक है, उसकी पुनरावृत्ति तक सीमित है, तब तो आप कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और हमने काफ़ी
अच्छे ढंग से तैयारी में BHU में अच्छे ढंग से पढ़ने का मौका मिला था। मेरे विषय जो थे उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, जैसे आजकल CSET के बाद 1 ऑप्शनल बचा है, उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो मेरे दोनों ऑप्शनल थे, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था, उनके नोट्स बना रखे थे। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर स्थिति थी जब आप नोट्स बना लेते हैं, पढ़ चुके होते हैं, चीज़ों को पुनरावृत्ति करना आसान होता है। और उनको पढ़ने के साथ ही साथ में परीक्षा में भी बैठता रहा, जॉब भी करता रहा, साथ में दिया भी, और दोनों बार हमें इसमें निश्चित तौर पर सफलता भी मिली। और मुझे लगता है कि अगर हम लगातार उसके लिए सही तरीके से प्लान करके और कम समय में अच्छे रिवीजन के साथ अगर परीक्षा में बैठते हैं तो समय कम भी मिले तो उससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। उसकी पूर्ति हम दूसरे तरीकों से कर सकते हैं, लगातार अपने को केंद्रित करके और उन विषयों पर चर्चा करके। आजकल तो ऑडियो वीडियो के बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं, संसाधन बढ़ गए हैं, और ऑनलाइन बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। तो उतनी सारी सामग्रियों को अगर आप ठीक ढंग से करें तो तैयारी का स्तर और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सर, UPSC क्लियर करने के लिए क्या एकेडमिक में टॉपर होना जरूरी है क्या सर? आप एकेडमिक में और स्कूलिंग में आप क्या टॉपर थे, और कैसी आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, और क्या जरूरी है UPSC क्लियर करने के लिए? टॉपर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह सही है कि मैं अच्छी पोजीशन में रहा हमेशा, लेकिन मुझे लगता है कि अपरिहार्य नहीं है। आप कई बार तैयारी जब करते हैं, गंभीरता से रहते हैं, तो आपकी पढ़ाई के प्रति अभिरुचि बढ़ जाती है, आपकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता बढ़ जाती है, और शायद सहज रूप से आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप शायद और लोगों से थोड़ा बेहतर अंक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रारंभिक शर्त नहीं है। कई ऐसे हमारे मित्र हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूली जीवन में बहुत ध्यान नहीं दिया या बहुत अव्वल दर्जे पे मार्क्स नहीं लाए, लेकिन वो उनको आंकने का संपूर्ण पैमाना नहीं है। किसी में प्रतिभा बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है अंक कम आए। हमारा पूरा ध्यान जो है अपनी प्रतिभा, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सही है कि अगर हम गंभीरता से पढ़ाई करते हैं तो मार्क्स सहज रूप में, बोनस के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि आपको श्रम का वो एक तरह से प्रतिफल होता है। और ऐसा नहीं होता है कि हम बाकी एग्जाम्स में बहुत नीचे आए और एक बार एक एग्जाम में अचानक हमारा कोई सूर्योदय होगा, ऐसा नहीं होता। जब गंभीर होते हैं तो समान तौर पर सफलता मिलती है। किसी अपरिहार्य कारण से ये परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन समान तौर पर अगर हम तैयारी करते हैं तो इसका परिणाम आपको हर जगह बेहतर मिलता है। सर, इसमें आपकी परीक्षा के दौरान आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रोल था? आपके दोस्त किस तरीके के थे, उनकी क्या भूमिका रही आपको सफल बनाने में? देखिए, जो कहा जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, इस बात से आंका जाता है कि आपके साथ में कौन लोग रहते हैं। यह कारण नहीं कहा गया है। जब आप एक उद्देश्य की तरफ बढ़ने वाले लोगों को लेकर साथ चलते हैं तो इससे आपके चलने की रफ्तार बढ़ जाती है। आप अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में गुमराह करने वाले व्यक्तियों के साथ अगर जाएंगे तो आपकी ऊर्जा विकेंद्रित होगी, आप उतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम एक ही पथ के जो साथी हैं, एक ही लक्ष्य की तरफ जो चलने वाले हैं, उनके साथ रखें, उनके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोऑर्डिनेशन रखें, उनके साथ हम संवाद रखें, उनके साथ प्रतिस्पर्धा रखें, उनके साथ साथ मिलकर मेहनत करें, तो शायद हमारा जो मंजिल है आसान हो जाती है। अब सर, कुछ इसी से दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, मैं कुछ दर्शकों के प्रश्न ले लेता हूँ। नीलेश पटेल जी जुड़े हैं सर हमारे साथ। वो कह रहे हैं सर, इस लंबी मैराथन दौड़ में अपने आप को एक गोल पर केंद्रित कैसे रखें सर? आपने कैसे खुद को केंद्रित रखा था? लक्ष्य को केंद्रित का लक्ष्य पर तभी आप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जब अंदर से आपकी तीव्र इच्छा हो। आप पहले सोचें, खुद से सवाल करें कि आप क्यों जाना चाहते हैं वहां, कौन से कारण है जो आपको वहां ढकेल रहे हैं जाने के लिए। अगर वो कारण बहुत कृत्रिम है तो सफलता की संभावना भी क्षीण हो जाती है। जैसे कि परिवार ने डांट के आपको अगर कर रखा है, अगर किसी के कहने पर सिर्फ सामाजिक आप रुतबे के लिए कर रहे हैं तो दिक्कत है। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति अपने अंदर से पैदा हुई है, अगर आपका निर्णय स्वयं का है, अगर इसने आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना को भर रखा है, तो आप उन सवालों को खुद से करें कि क्यों जाना चाहते हैं। वो सवाल और उन सवालों के जवाब लगातार आपके अंदर की अलख को जगाए रखेंगे, आपके अंदर की अग्नि को जलाए रखेंगे, ताकि ये मशाल सफलता मिलने तक जलती रहे।
सर अभी का मेंस, जो अभी के मेंस हो रहे हैं और जो पहले आपके समय 2003 बैच के मेंस थे, उनमें सर क्या परिवर्तन आए? आपने सर अपनी राइटिंग स्किल्स पर कैसे काम किया और कैसे डील किया आपने अपने मेंस एग्जाम को सर? प्रतिस्पर्धा के तैयारी के स्वरूप में अंतर आया है। पहले जो स्वरूप था उसमें मेंस की परीक्षा थी, उसमें 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, दोनों ऑप्शनल पर समान पकड़ होनी चाहिए थी। अभी जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, सीसेट आया है, नए प्रारूप में आया है। थोड़ा सा इस नए प्रारूप से अगर आप अंतिम परिणामों को देखें तो थोड़ा उसके भी सामाजिक जो रूप है उसमें अंतर आया है। अब मुख्य तौर पर विज्ञान एवं तकनीकी विषय के छात्र ज़्यादा आ रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धी थोड़े से कम हुए हैं और मुख्य जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनका अनुपात सफलता में देखा गया कम देखा गया है। इसका कारण है कि अब हमें जो ध्यान है मुख्य तौर पे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे, जो नए नए टॉपिक्स हैं, जो हमारे नए नए चैलेंजेस हैं, उन पे केंद्रित करना होगा और उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को आपको ढालना होगा। अगर नई परिस्थितियों के अनुसार नए चुनौतियों के अनुरूप अगर अपने को हम नहीं ढाल सकते तो हम जानते हैं कि डायनासोर जैसे जो भीमकाय प्राणी थे, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राणी हुआ करते थे, अगर बदली परिस्थितियों में नहीं ढाले तो उस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा में अपने उपादेयता को बनाए रखने के लिए, अपनी चुनौती को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बदली हुई चुनौतियों के अनुरूप हम अपने को ढालते रहें। सर समग्रता से कैसे देखें किसी एक घटना विशेष को? जैसे सर हम यूपीएससी में इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ता है, ज्योग्राफी भी देखना पड़ती है, हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। एज ए आईपीएस आप उन चीजों को एक समग्रता का पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया कैसे लाते हैं? मैं इसका बता रहा हूँ, ये अंतिम सवाल होगा, इसके बाद मुझे कहीं जाना है, निकलना है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये मुख्य तौर पे जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के साथ हमें देखना चाहिए कि अभी जो टॉपिक, जो सवाल हैं, वो मुख्य तौर पे आपको जो कंटेम्प्रेरी इशूज हैं, समसामयिक इशूज हैं, उसके संदर्भ में देखे जा रहे हैं। अगर आपका ज्योग्राफी भी है तो हाल फिलहाल की कोई घटना हो सकता है वो सियाचिन हो सकता है कोई ऐसी तुर्की से जुड़ा कोई मामला, ऐसे आसपास की घटनाएं जो आपको जागरूक रखती हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई भौगोलिक मुद्दा हो सकता है। यही हाल विज्ञान के क्षेत्र में भी है। विज्ञान के क्षेत्र में जो नए खोजें हो रही हैं, तो पहले भी हालांकि ये केंद्रीकरण था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें दुनिया की हम सभी चीज़ों का कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं हो सकता और न ही दावा कर सकता है कि दुनिया की हर चीज़ जानता है। लेकिन अगर हम गंभीर होकर के काम करें तो मुझे लगता है कि हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के आसपास हर सब्जेक्ट की धुरी को देखें और उसके अनुरूप जो चर्चित मुद्दे हैं उनको हम लगातार तैयार रखें, अपडेट रखें, अपनी जानकारी को अद्यतन रखें, तो सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि सर के पास आज समय नहीं था, उन्होंने हमसे वादा किया था, उस समय की कमी में भी सर ने हमें समय निकाल के दिया और हमसे फिर वादा किया है कि अगले एपिसोड में हमसे विस्तार से बात करेंगे। तो मैं एक बार फिर से सरल भारत परिवार की ओर से सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।